सोचे एक छोटा सा कबीला जिसका सरदार सिर्फ अपने ईमान और हौसले पर भरोसा करता था। न शानदार महल, न लाखों की फौज, सिर्फ कुछ लोग और कुछ घोड़े। एक ऐसी सोच जो उस वक्त के लिए बेमिसाल थी। ये कहानी है उस सल्तनत की जो एक छोटे से अनातोलिया के इलाके से उठकर 3 बर्रे आज़मों पर छा गया, जिसने तलवार से शहर फतह किए, इल्म से अकल और इंसाफ से दिलों पर हुकूमत की। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक आगाज था, एक उरूज और एक अंजाम। ये है सल्तनत उस्मानिया की दास्तान। आज हम सन 1299 से शुरू करेंगे कि जब उस्मान गाजी ने इस सल्तनत की बुनियाद डाली। सन 1453 तक जाएंगे कि जब बाजंतीन का आखिरी किला गिर गया। सन 1517 को भी जानेंगे कि जब खिलाफत उस्मानियों के हाथ में आई। और फिर वो सदियां जब यह सल्तनत दुनिया की मरकजी कुव्वत थी। मगर फिर वक्त ने रुख बदला और 1924 का वो वक्त आया कि जब ये रोशन सितारा बुझ गया। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम इस शानदार वीडियो में जानेंगे 3 महाद्वीपों पर हुकूमत करने वाली सल्तनत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 13वीं सदी का दौर था। मंगोल हमले एशिया के छोटे छोटे कबीलों को उड़ाकर ले जा रहे थे। अनातोलिया, जो आज के दौर में तुर्की के नाम से जाना जाता है, उस वक्त ये इलाका छोटे छोटे कबीले में और रियासतों में बटा हुआ था। इसी हालत में एक कबीला था जिसको काई कबीले के नाम से जाना जाता है, जो मंगोल हमलों से बचते बचाते हुए बाजंतीन सरहद पर आबाद हुआ। जिसके सरदार उस्मान गाजी ने लोगों को एक सोच दी कि क्यों न हम अपनी इस्लामी रियासत बनाएं। इसके बाद उस्मान गाजी ने 1299 में अपनी छोटी सी रियासत का आगाज किया और धीरे धीरे यह सल्तनत फैलने लगी। कुछ सालों के बाद उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी ने बुरसा को फतह करके उसे उस्मानी सल्तनत का राजधानी बना दिया। इसी फतह के बाद पहली बार उस्मानी फौज के कदम यूरोप के शहर बाल्कन्स के मिट्टी पर पड़ा और फिर वहां से एक नए सफर की शुरुआत हुई। ओरहान गाजी के बाद सुल्तान मुराद ने इस काम को आगे बढ़ाया। उनके दौर में उस्मानी फौज ने कोसोवा से लेकर मैसेडोनिया तक अपना परचम गाड़ दिया। लेकिन 1389 कोसोवा की जंग एक ऐसी जंग थी जिसमें सुल्तान मुराद शहीद हो गए। जिसके बाद उनकी शहादत ने रियासत में एक जज्बा पैदा किया। फिर सुल्तान मुराद के बाद बायजीद सल्तनत के अगले सुल्तान बने, जिनको दुनिया बिजली के रफ्तार के नाम से जानती है। सुल्तान बायजीद ने कुछ ही सालों में बुल्गारिया, सर्बिया और अनातोलिया के बहुत से इलाकों को फतह करके उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बना दिया। लेकिन 1402 में अंधेरे से भरा एक दौर आया कि जब अनातोलिया में तैमूर लंग अपने लश्कर के साथ दाखिल हुआ। अंकारा के मैदान में उस्मानी फौज और तैमूर लंग की फौज आमने सामने हुई, जिसमें एक खुनरेजी जंग लड़ी गई। इस जंग में उस्मानी फौज को हार का सामना करना पड़ा। सुल्तान बायजीद को कैद कर लिया गया। ये सल्तनत उस्मानिया के लिए पहली बड़ी मुसीबत थी। सुल्तान बायजीद के बाद सल्तनत पर अंधेरा सा छा गया। उनके बेटों में आपस में तख्त के लिए जंगें शुरू हो गयी, जिसके बाद 11 सालों तक उस्मानी तख्त खाली रहा। लेकिन फिर आखिरकार महमद ने अपने भाइयों को हराकर सल्तनत को दोबारा से एकजुट किया। ये सल्तनत उस्मानिया के लिए दूसरा साज था। महमद को सल्तनत उस्मानिया का दूसरा बानी भी कहा जाता है। और फिर महमद के बाद सुल्तान मुराद आए। उन्होंने बाल्कन्स में अपना असर जमाया, हंगरी के खिलाफ जंगें लड़ी और फौज को दोबारा से मजबूत बनाया। लेकिन एक चीज थी जो हर सुल्तान के जहन में थी। एक शहर जो अब तक बाजंतीन एम्पायर का मरकज था, एक शहर जो 3 बर्रे आज़मों का दरवाजा था। उस शहर का नाम कुस्तुनतुनिया था। यह शहर एशिया और यूरोप के दरमियान था। यहाँ से गुजरने वाली कंट्रोल का मतलब पूरी दुनिया पर कंट्रोल। सुल्तान मुराद ने कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। और फिर वक्त ने एक नया सुल्तान लाया जो सिर्फ शहर फतह नहीं करना चाहता था, बल्कि अपने नाम को तारीख में हमेशा के लिए लिखना चाहता था। उसका नाम था महमद, जो बाद में फातेह कहलाया। उसने हजारों सालों से कायम कुस्तुनतुनिया शहर और बाजंतीन सल्तनत को हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया और इस्लाम के परचम को यूरोप के दिल में गाड़ दिया। जिस कुस्तुनतुनिया को आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। कुस्तुनतुनिया की जीत ने उस्मानियों को एक अलग मुकाम दिया, मगर एक और ऐसा मुकाम था जो दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए रूह का मरकज था। मक्का और मदीना उस दौर में मुकद्दस शहर ममलूक सल्तनत के हुकूमत में था। सन 1512 में सुल्तान बायजीद ने तख्त को छोड़ दिया और फिर जिसके बाद सल्तनत के तख्त पर सुल्तान सलीम बैठे, जिनको तारीख सख्त के लकब से याद करती है। इनकी सोच बिल्कुल साफ थी, जो उस्मानियों को सिर्फ सल्तनत नहीं बल्कि उम्मत का क़यादत बनाना था। लेकिन रास्ते में सबसे पहली रुकावट ममलूक सल्तनत थी, तो मिस्र, शाम, हिजाज और मक्का मदीना पर हुकूमत करती थी। लेकिन सन 1516 में उस्मानी फौज और ममलूकी फौज मज़देबिक के मैदान में आमने सामने हुई और जिसके बाद एक जंग लड़ी गई, जिसे उस्मानियों ने फतह किया। जिसके बाद शाम के दरवाजे उस्मानियों के लिए खुल गए और सुल्तान सलीम दमिश्क के शहर में दाखिल हुए और सबसे पहले हजरत खालिद बिन वलीद के मजार पर हाजिरी दी और सिपाहियों से कहा शहर में अमन बरकरार रखना। शाम को फतह करने के बाद उस्मानी फौज 1517 में मिस्र की तरफ रुख किया और शाम की तरह कुछ ही दिनों में मिस्र को जीत कर भी उस्मानी सल्तनत के हुकूमत में शामिल कर दिया। और फिर कुछ दिनों बाद मक्का मदीना के लोगों ने भी अपनी वफादारी का इजहार करते हुए मदीना और हरम की मुकद्दस अमानतें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक तलवार मुहर को सुल्तान सलीम के हवाले कर दिया। यही वो वक्त था कि जब खिलाफत का ताज उस्मानियों के सर पर आया। अब सुल्तान सलीम एक सल्तनत का हुक्मरान नहीं बल्कि पूरे उम्मत के खलीफा थे। और फिर जिसके बाद सुल्तान सलीम ने अपने आप को मक्का और मदीना का खादिम कहा और फिर सुल्तान सलीम 1558 में इस्तांबुल
वापस आए। लेकिन अब ये इस्तांबुल शहर सिर्फ सियासी मरकज ही नहीं था, बल्कि अब ये दारुल खलीफा बन चुका था। इसका मतलब था कि दुनिया के तमाम मुसलमानों का मरकजी सियासी और रूहानी मरकज उस्मानियों के पास था। इस्तांबुल से लेकर मक्का तक एक ऐसा नक्शा बना जो 3 बर्रे आज़मों तक फैल गया। उस्मानियों का परचम अब समुद्रों से लेकर सहारा और बोस्फोरस से लेकर नज़्द के रेगिस्तान तक लहरा रहा था और सबसे बड़ी खिलाफत अब उस्मानियों के पास थी। सन 1520 में सुल्तान सलीम के बाद उस्मानी तख्त पर एक अजीम शख्सियत बैठी जो तारीख में सुलेमान अल कानूनी के नाम से जिंदा है और मगरिब में सुलेमान द मैग्निफिसेंट। सुल्तान सुलेमान के दौर की पहचान तलवार से ज्यादा कलम थी, क्योंकि इस दौर में ऐसे ऐसे निजाम बनाए गए जो 300 सालों तक सल्तनत की नींव बनी रही। इनके दौरे हुकूमत में मस्जिद, मदरसे और लाइब्रेरियों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, जिसकी गवाही आज भी इस्तांबुल दे रहा है। खलीफा सुलेमान अल कानूनी के दौरे हुकूमत के बाद उस्मानी महलों में ऐसी खामोशी लड़ाई शुरू हुई जो तलवार से ज्यादा शतरंज के चालों से लड़ी जाती थी, और अब इसके अंदर तख्त के लालच के लिए जाले बुनी जाने लगी और ये चालें खिलाफत उस्मानिया को कमजोर करती चली गईं। और यूं जो सल्तनत उस्मानिया का अंदरूनी निजाम खलीफा सुलेमान के दौर में पहाड़ की तरह मजबूत था और अब पुरानी इमारत की तरह दरार पड़ चुकी थी। और फिर इस सल्तनत के अंदर और बाहर बगावतें शुरू होने लगी। सुल्तान अहमद और सुल्तान सलीम ने बहुत सी बगावतों का सामना किया, लेकिन ऐसी बगावतों ने सल्तनत को खोखला करती चली गई और 19वीं सदी सुल्तान अब्दुल हमीद का दौर आते आते सल्तनत एक बहुत बड़ी कर्ज में डूब चुकी थी। और इसी बीच में दुनिया ऐसी तूफान की तरफ बढ़ रही थी जो पहले कभी नहीं देखा गया, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जाना जाता है। सन 1914 में सल्तनत अपनी खोई हुई ताकत दोबारा पाने के लिए इस जंग में हिस्सा ले लिया और जर्मनी से हाथ मिला लिया, जो जंग जर्मनी हार गई और इस तरह 630 सालों तक पूरी दुनिया को रोशन करने वाला चिराग बुझ गया। ऐसे ही स्टोरी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।